दोस्तों नमस्कार। एक पर्दा था, वो हट गया। अब लड़ाई सीधे विचारधारा की है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, बीजेपी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, राहुल गांधी है। तो क्या वाकई दिल्ली की जनता ने एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग चुनाव के जरिए कर डाला जो बीते कई वर्षों से इस बात का एहसास लगातार करा रहा था कि केजरीवाल की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। यह उपयोगिता लाभार्थी के तौर पर हो, यह उपयोगिता आंदोलन से निकलकर इस देश की राजनीतिक परिभाषा को बदलने का जज्बा लिए हुए हो। यह शायद दिल्ली मॉडल के आसरे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति हो, या फिर इस दौर में देश ही इतना बदल गया कि वो मान बैठा कि अब किसी एक विचारधारा के साथ ही खड़ा होना होगा। और केजरीवाल बिना विचारधारा के एक ऐसी राजनीतिक लकीर भारत की चुनावी व्यवस्था में लगातार खींच रहे थे जहां लाभार्थियों की तादाद थी, तो लाभार्थियों की तादाद कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में बीजेपी लेकर आई, प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए। इस दौर में जो विचारधारा हिंदुत्व के आसरे इस देश को शायद कई हिस्सों में देखना चाहती है, उस विचारधारा को भी केजरीवाल ने ओढ़ लिया। तो क्या वह बदल गए, या इस दौर में बीजेपी के साथ वो खड़े दिखाई देने लगे? इस दौर में राहुल गांधी ने जिस तर्ज पर देश को पाटा, उसमें पहली बार यह सवाल बड़ा हो गया, कांग्रेस अपने अतीत को छोड़ रही है और नए तरीके से इस देश के समाज को मथना चाहती है। और यह कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस तो एक वक्त कॉरपोरेट के साथ थी। कांग्रेस तो एक वक्त इस देश के भीतर उस वोट बैंक के साथ थी जिसका भला उसने किया नहीं। तो क्या वाकई दिल्ली का राजनीतिक प्रयोग बीते 12 वर्षों में जिस रास्ते चलते चलते जहां पर आकर खड़ा हो गया, दिल्ली की जनता ने यह तय कर लिया कि अब सीधी लड़ाई होनी चाहिए, यानी पर्दा हटा डालिए। और शायद यही वो वजह है जिसमें आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर चले या जिसके जरिए उनका जन्म हुआ, वो ऑब्जेक्टिव ही वह भूल गए। 2013 में करप्शन के खिलाफ खड़े थे, निशाने पर कांग्रेस की सरकार थी। और 2013 में जब सत्ता में आए तो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस में जाकर चुनाव भी लड़ते हैं। 3.5 लाख वोटों से हार भी मिलती है, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के पीछे कांग्रेस का समूचा वोट बैंक लेकर खड़ी हो जाती है और एक झटके में लगभग 25% वोट अरविंद केजरीवाल के बढ़ जाते हैं। और उस दौर और आज के दौर के बीच में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता से हटकर कुछ भी नहीं रही। उस दौर में जब यह देश उस टेलीविजन को देखने में व्यस्त है जहां पर जो बहसें चलती हैं वह कोई मायने नहीं रखती है। यह देश एक दिन देखता है कुंभ में कितना बड़ा हादसा हो गया, अगले दिन वो उसी महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए आस्था के पर्व को बाखूबी मनाने से चूकता भी नहीं है। यह देश टेलीविजन पर 80 करोड़ जनता को लाभार्थी के तौर पर 5 किलो अनाज को देते हुए भी देखता है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के भूख यानी रोटी के सूचकांक में पिछड़ते हुए भी देखता है। यह देश आदी हो गया था, यह देश आदी हो चुका है उस टेलीविजन युग का जिसके स्क्रीन पर रेंगते हुए चेहरे, पॉलिटिकल पार्टीज, भाषणों का दौर, पार्लियामेंट के भीतर का झूठ, पार्लियामेंट के भीतर और बाहर का थिएटर, सब कुछ तो रेंग रहा है। यह दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है। और शायद इसीलिए यह सवाल कहीं बड़ा है कि दिल्ली को एक राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर 2013 में जब खड़ा किया गया और 2025 आते आते वो प्रयोगशाला पूरे तरीके से खत्म कर दी गई, क्योंकि
जिन चेहरों के आश्रय इस प्रयोगशाला को रचा बसा गया, उसमें जिस मॉडल की परिकल्पना की गई, उस मॉडल को बनाने वाले मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, जनता ने उन्हें नहीं चुना। अरविंद केजरीवाल को भी हरा डाला। यानी दिल्ली का मॉडल राजनीतिक तौर पर नहीं ढहा, बल्कि वह उस सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बीच ढहा है जिसमें एक सवाल कोई भी पूछ सकता है कि आम आदमी पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार इसलिए हार गए क्योंकि कांग्रेस भी खड़ी थी और कांग्रेस के वोट अगर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाते तो शायद वो जीत जाती। जी नहीं। सवाल पहली बार वाकई उस विचारधारा का है जिसमें अब सीधी लड़ाई, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। बीच में अभी तक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी थी और एक बड़ा सवाल शायद इस चुनाव ने यह भी दे डाला, आम आदमी पार्टी के पक्ष में इंडिया गठबंधन के सहयोगी, चाहे वो ममता की पार्टी से निकलकर दिल्ली में प्रचार करने पहुंची महुआ मोइत्रा हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो या खुद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो या फिर उनकी पार्टी की कोई दूसरी नेता ही हो या फिर महाराष्ट्र से आती हुई अनिगुंज जो सुनाई दे रही थी और यह कह रही थी कि उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, वह आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो क्या वाकई भारत की राजनीति में पहली बार लड़ाई मोदी वर्सेस ऑल की अब शिफ्ट होगी? राहुल वर्सेस ऑल की स्थिति में दिल्ली का यह अधिकार या जनाधिकार जो निकल कर आया, जिसे वर्डिक्ट कहते हैं, उसने यह संदेश दे दिया है। आप सोच सकते हैं कि भारत की राजनीति में 2011 में भ्रष्टाचार को लेकर जो आंदोलन की शुरुआत हुई और वो आंदोलन जिस दृष्टि से और जिन लोगों को लेकर चला था, वो सत्ता में आने के बाद बिखरता क्यों चला गया? शायद अरविंद केजरीवाल के जरिए भारत की उस राजनीति को आज मथना होगा, जिस राजनीति के दायरे में पहली बार अगर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी यह कहने से चूकते नहीं हैं, अब यह देश बदल रहा है, अब यह देश बदल चुका है, भारत विकसित होने की राह पर है, भारत के भीतर का सनातन शायद नए तरीके से जाग चुका है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी खुले तौर पर यह कहते हैं कि यह चुनाव नहीं, या इस दौर में चुनाव लड़कर आप जीत नहीं सकते हैं। और यह अनुगुंज अलग अलग इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से भी उठी जब संस्थानों पर कब्जा हो गया और लगा लोकतंत्र हाशिए पर है। लेकिन आज इसी लोकतंत्र की दुहाई दीजिए, इसलिए भी दीजिए क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं, 48 सीट कांग्रेस के हिस्से में कुछ भी नहीं गया, बीजेपी ने जीती है और कांग्रेस शून्य पर है। एक झटके में 10% वोट आम आदमी पार्टी के कम हो गए, उसमें से 8% वोट बीजेपी के पास चले गए और 2% वोट कांग्रेस के पास चले गए। इसीलिए परसेंटेज का आंकड़ा बीजेपी का 38 से बढ़कर 46% पर पहुंच गया। आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 53 से खिसक कर 43 पर आ गया और कांग्रेस 4% से बढ़कर 6-6.5% पर आकर अटक गई। वोट का परसेंटेज और सीटों की जीत हार इस बात की मुनादी करती है कि दिल्ली में अब एलजी का महत्व खत्म हुआ। दिल्ली मुख्यमंत्री के आश्रय चलेगी क्योंकि एलजी की नियुक्ति बीजेपी की सत्ता करती है और अब बीजेपी की सत्ता दिल्ली के भीतर है। यानी कोई उहापोह की स्थिति नहीं है कि जो निर्णय लिया गया और जिन निर्णयों के आश्रय जो इंप्लीमेंट करना है उसमें अब आप बच नहीं सकते हैं। सवाल ये ट्रिपल इंजन का हो गया, एलजी भी आपका, दिल्ली की सरकार भी आपकी और इस देश की सरकार जो दिल्ली में ही बैठी है वह भी आपकी। आपकी मतलब बीजेपी की। आपको आपदा करार देते हुए खुद प्रधानमंत्री जिस तर्ज पर मैदान में उतरे और उन्होंने मुहावरे गढ़ने शुरू किए,
यह संदेश अपने आप में काफी है कि दिल्ली इस देश की राजनीतिक नाक है। ताकत हो या ना हो मुख्यमंत्री के पास, लेकिन इसके आश्रय वो राजनीति साधी जाती है जिसके आश्रय यह संदेश देश भर में जाता है कि आखिर आप सरकार कैसी चलाते हैं। दिल्ली में जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी हुई थी, ठसक के साथ रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह और उनका गीत गाना, वो सब कुछ याद कर लीजिए और फिर सोचना शुरू कीजिए कि यह पॉलिटिकल पार्टी कहां से चली और कहां आकर खड़ी हो गई। तय दिल्ली को ही करना था, क्योंकि दिल्ली के भीतर कोई दिल्ली वाला इस रूप में नहीं है जो पीढ़ियों से कहे हम दिल्ली में ही रहे हैं। आजादी से पहले और विभाजन के दौर में यहां पर बड़ी तादाद में बस्तियां बसाई गई थी जो पाकिस्तान से आए हुए खास तौर पर सिख समुदाय थे। 1 दर्जन से ज्यादा इलाके जहां पर सिखों की मौजूदगी और उनके जरिए उस कॉलोनियों को बसाया गया, उन तमाम जगहों पर आज बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। जंगपुरा जहां आजादी के बाद बीजेपी कहीं नहीं जीती, कभी जीती नहीं थी, और मनीष सिसोदिया को लगा वो जंगपुरा से लड़ेंगे तो शायद आजादी के बाद की लकीर चलती चली जाएगी, लेकिन उस जंगपुरा ने भी आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को पराजित कर दिया। जिस नई दिल्ली के भीतर वाल्मीकि मंदिर में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी ने माथा टेका, सभी वहां पर गए, उस समुदाय विशेष के साथ खड़े हुए। उस समुदाय विशेष की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कितना अंतर आया, यह शायद पूरे देश को देखिएगा तो एक सवाल लगेगा। लेकिन वहां पर 2013 के चुनाव में 31,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को पराजित किया था और इस बार उन्हें 31,000 वोट भी नहीं मिले। 3,200 वोटों से वह चुनाव हार गए। सत्येंद्र जैन तो मोहल्ला क्लिनिक के मालिक कहे जाते हैं और माना तो यही गया कि जिसके पास एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ का मॉडल होगा उसको कोई पराजित कर नहीं सकता है। और शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अरविंद केजरीवाल को यह बार बार लगा कि वो शायद हरिश्चंद्र हो चले हैं, इसीलिए कट्टर ईमानदारी का जिक्र खुद करते थे। और उसके बाद की कड़ी यह है, क्या इस देश में नल से पानी नहीं आता है? इस देश की झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे क्या इस देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ाई नहीं करते हैं? इस देश के भीतर क्या इलाज पूरी तरीके से ध्वस्त है, वो सिर्फ दिल्ली में मौजूद है? यानी किसी देश को बनाने के लिए उस देश के प्रधानमंत्री का विजन, किसी राज्य को गढ़ने के लिए उस राज्य के मुख्यमंत्री का विजन क्या कहता है? ये दोनों सवाल इस दौर में इसलिए गायब हो गए क्योंकि एक झटके में इस देश में आजादी के बाद जिस भारत को गढ़ा गया, उस गढ़े हुए भारत को लेकर भी सवाल मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता उठा रही है, लकीरें खींच रही है। और अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति उसी राजनीति में समा गई जहां कोई फर्क नहीं पड़ता वो बीजेपी से आया है या वो कांग्रेस से आया है। और मौजूदा हकीकत तो हर पॉलिटिकल पार्टी की यही हो चली है, कोई कहीं से आए वह चुनाव जीत सकता है तो साथ खड़े हो जाइए। शायद यह सत्ता को प्राप्त करने का या सत्ता बरकरार रखने का एक ऐसा हथियार है जिस हथियार को चुनाव में सबसे शातिर तरीके से बीजेपी ने बीते 10 वर्षों में बाखूबी अपनाया है। अरविंद केजरीवाल भी इससे अछूते नहीं रहे, तो फिर वही सवाल, आप शुरू हुए कहां से थे और शुरू होते होते आप कहां पर आकर खड़े हो गए? और यह देश उस टेलीविजन कल्चर में खो गया जिसके स्क्रीन पर रेंगती हुई तस्वीरें, भाषण, इस देश के लोकतंत्र के पिलर्स सब कुछ असहाय लगते हैं, कमजोर लगते हैं। तो क्या वाकई 12 बरस पहले जिस राजनीति को जन्म दिल्ली ने दिया था, उस दिल्ली ने एक ठहराव लिया है या इस देश ने एक ठहराव लिया है यह सोचकर कि भारत की राजनीति में जो भी समाएगा वह उस कीचड़ में घुसता चला जाएगा जिसकी कल्पना उसने की नहीं, या फिर वह उस कल्पना के साथ उससे पहले भावनात्मक तौर पर इस देश के लोगों के साथ
खिलवाड़ तो नहीं करता है। हमें लगता है 12 बरस पहले की अरविंद केजरीवाल की उन तस्वीरों को एक वक्त देख लीजिए, तब आपके भीतर यह एहसास जाग सकता है इस बार शीश महल मुद्दा क्यों था, इस बार यमुना की सफाई मुद्दा क्यों बन गया, उसमें क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई कि लगने लगा कि मौजूदा दिल्ली की सत्ता पे किसी का भरोसा रहा ही नहीं, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वह झुग्गी झोपड़ियों के भीतर का संकट भी बतला रहे हैं, वो दलित बस्तियों के भीतर का संकट भी बतला रहे हैं और मुस्लिमों के भीतर वोटों का बंटना भी दिखा रहे हैं। यानी राजनीतिक तौर पर दिल्ली का यह जनादेश शायद बड़े संकेत दे। इन संकेतों को समझने से पहले अतीत की इन तस्वीरों को जरूर देख लीजिए, जिसके आसरे आप समझ पाएं कि दरअसल दिल्ली की सत्ता को संभाले अरविंद केजरीवाल चले कहां से थे। इन तस्वीरों को दिखाने की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि भारत की राजनीति में इस तरह का कोई नेता आपको मौजूदा वक्त में दिखाई देगा नहीं। लेकिन इस तस्वीर को अगर मौजूदा वक्त में खड़े कीजिएगा तो वो इंडिया गठबंधन के कतार में खड़े नेताओं की पूरी लकीर हो या बीजेपी के नेताओं की लकीर हो, सब आपको एक सरीखा लगेगा। उस दौर की तस्वीर का मतलब था कि भारत की राजनीति से मोहभंग इस देश का हो चला था और शायद इसीलिए उस मोहभंग की परिस्थिति में इस देश ने अपने बीच से निकले हुए एक शख्स को खोज निकाला, जो पढ़ा लिखा था, जो नौकरशाह रह चुका था, जो झुग्गी बस्तियों में काम कर चुका था, जिसने इस देश में आरटीआई की लड़ाई लड़ी थी, जो जानता समझता था कि उसके साथ धोखेधड़ी कोई कर नहीं सकता और मौजूदा राजनीति में अगर वो सत्ता में आ गया तो फिर वह मौजूदा राजनीति को बदलने की दिशा में ही जाएगा। इसीलिए उस दौर में यह कहता था भी कि अगर राजनीति कीचड़ है तो हम उस कीचड़ में जाएंगे और उसकी सफाई करेंगे। लेकिन कीचड़ में तब्दील होते हुए मौजूदा आम आदमी पार्टी को हर किसी ने देखा। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए, दुर्गेश पाठक चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए। ये कौन सी परिस्थितियां हैं? इन परिस्थितियों में नई नवेली दिल्ली के भीतर बनी मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव जीत गई, क्योंकि जो कमेंट या जो टिप्पणी महिलाओं को लेकर खासतौर से प्रियंका गांधी का जिक्र कर कर विधूड़ी ने की थी, शायद वो महिलाएं बर्दाश्त कर नहीं पाई। यह टीका टिप्पणी तो लालू यादव की भी बिहार की महिलाओं ने बर्दाश्त की नहीं थी। ताकत महिलाओं के पास होती है, इसका एहसास लाभार्थियों की शक्ल में महिलाओं को कितना पैसा दिया जाएगा यह बाखूबी उभर कर आया। लेकिन जरा इसके भीतर की तस्वीर जो दिल्ली से उभर कर आई वो बताने के लिए काफी है कि हर वो तस्वीर खुले तौर पर इस बात को इंगित कर रही है कि कहां से निकली थी आम आदमी पार्टी। 2014 में सत्ता सिर्फ 49 दिनों में छोड़ दी थी और अगर उस दौर में चले जाइएगा तो आपको जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए थी कि 26 जनवरी 2014 को जिस रास्ते परेड को निकलना था उस रास्ते दिल्ली का मुख्यमंत्री उस वक्त आंदोलन पे बैठा था। तस्वीर 2025 में बिल्कुल उलट है। उस दौर में 49 दिनों की सरकार और 2014 में 3,71,000 वोट से बनारस जाकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े होना और हार जाना, 400 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करना और सिर्फ 4 उम्मीदवार ही जीत पाए थे। 2015 में दिल्ली में कमाल हो गया, 70 में से 67 सीटें जीत गए, 54% वोट मिल गए। 2020 में फिर कमाल किया, 70 में से 62 सीट जीत गए, 53% वोट मिल गए। पंजाब में 2022 में सत्ता बन गई, पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर तमगा पा गई
और उस तमगे को लिए हुए अपने कार्यकर्ताओं को समझाते रहे चुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है, फंडिंग कैसे होनी चाहिए और बिजनेस मॉडल हर पॉलिसी में रेंगने लगा। यह बिजनेस मॉडल कितना खतरनाक होता है इसका एहसास तो शायद मंथन पॉलिटिक्स करती नहीं है, नेता करता नहीं है, क्योंकि उसके तार तेलंगाना से भी जुड़े थे। वहां पर भी बीआरएस की सत्ता गई। जितनी पूंजी जिस रूप में बीआरएस ने समेटी वह भी बताने की स्थिति अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तेलंगाना के चुनाव में ये सारे आंकड़े रेंग रहे थे। दिल्ली के भीतर भी ये आंकड़े आम आदमी पार्टी को लेकर रेंगे। और जरा ये कल्पना कर सकते हैं कि मौजूदा वक्त में जब आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है तो कई सवाल आपके जहन में होंगे। उन सवालों से पहले जो 12 सीटें दलितों के हिस्से में आती है, सुरक्षित सीटें हैं, पिछली बार 12 की 12 सीट जीती थी, इस बार 5 सीटें खो डाली। खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्तफाबाद जो सबसे प्रभावित सीट थी, जहां पर दंगों का प्रभाव और एआईएमआईएम ने उस शख्स को टिकट दिया जो जेल में बंद है और एक वक्त वो पार्षद भी रह चुका था आम आदमी पार्टी का, उस मुस्तफाबाद में जीत बीजेपी को मिलती है। यानी वोटों का ध्रुवीकरण हो, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के आश्रय राजनीति को खींचना हो, सब कुछ दिल्ली ने दिखा डाला एक झटके के भीतर, यह बताते हुए क्या वाकई अरविंद केजरीवाल अगर भारत के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा। इस देश को गढ़ने वाले किसी भी पॉलिटिशियन को मौजूदा वक्त में अगर आप उस परिदृश्य से गायब कर दीजिए, इस देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो लेकिन आज जिक्र तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का है। तो केजरीवाल है कौन? केजरीवाल जो थे वो आंदोलन था। केजरीवाल मौजूदा वक्त में क्या है? किसकी रुचि रही इस अकेले व्यक्ति को लेकर? इतना प्रचार प्रसार कौन करता रहा इनके पीछे खड़े होकर? और दिल्ली में 90% से ज्यादा जीत 2 बार कैसे हासिल कर ली? पंजाब में भी जीत हासिल कैसे कर ली गई? और 10 साल में ऐसा क्या किया गया जिससे कहा जाए कि राष्ट्र का भला वो कर सकते हैं आने वाले वक्त में? हालांकि यह सवाल गुजरात से निकलकर दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी जुड़ सकता है। यह सवाल भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस की जो सोच थी और राहुल गांधी की जो सोच थी उससे भी जोड़ा जा सकता है। भारत जोड़ो ने राहुल गांधी को बदला, कांग्रेस को बदलना पड़ रहा है। कांग्रेस के भीतर बैठे मठाधीश शायद समझ नहीं पाए कि हरियाणा की हार ने भी कांग्रेस को लाभ कैसे दे डाला। दिल्ली के भीतर का 0-0 होना भी आने वाले वक्त में उनकी अपनी राजनीतिक जरूरत और जमीन और उत्पत्ति को कैसे बेहतर बना सकता है, शायद यह सवाल रेंग रहा हो। क्योंकि पर्दा हट गया है। वो पर्दा किस रूप में था? इस देश के भीतर की राजनीतिक समझ। राहुल गांधी अगर नेहरू के समाजवाद को अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खोलते चले गए तो अगला सवाल यह भी आप कह सकते हैं कि भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक परिस्थितियां, देश को जिस रूप में वो जोड़ा जा रहा था, मौजूदा वक्त में सीधा उस पर हमला भी हो रहा है। यानी भारत की पूरी तस्वीर का एक हिस्सा दिल्ली में कुछ इस तरीके से आकर बस जाता है, जिसमें राजनीति का मतलब चुनाव और चुनाव का मतलब लोकतंत्र। लेकिन इस लोकतंत्र के भीतर का अनूठा सच यह भी है कि अगर वैचारिक और विचारधारा के तौर पर इस देश की जनता अब यह मान ले कि इस देश का पॉलिटिशियन तो एक ही है, उसके भीतर कोई अंतर नहीं है, और इस देश को कैसे बनाना है यह अगर सोचने का मादा इस देश के वोटरों में पैदा हो जाए, जो शायद दिल्ली में तो पैदा हुआ है, तो फिर एक नई तस्वीर इस देश की बन सकती है। संभालेगा कौन देश, यह जनता तय करेगी। लेकिन जनता को उस विचारधारा को समझना होगा, किस विचारधारा के आश्रय उसे उस हिंदुस्तान को गढ़ना है जिस हिंदुस्तान की नींव 1947 में बंटवारे के बाद, विभाजन के बाद, और उस संविधान को गढ़ने के साथ बनी थी
जिसमें हर शब्द इस देश में रहने वालों को बराबरी का हक देता है, वह खुले आसमान तले सांस ले सकता है। शायद बीते 12 साल की कहानी में वह सांसें भी झूठी हो चली थी। इसीलिए दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया, वह उस 12 बरस की परिस्थितियों का पटाक्षेप है। एक ऐसा पटाक्षेप जिसके बाद मनाइए और मानकर चलिए, भारत की राजनीति में एक बड़ा व्यापक परिवर्तन दिल्ली के जनादेश से निकलने वाला है, जो आने वाले वक्त में दिखाई भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।